हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 28 फरवरी को। शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज संत सेवालाल महाराज जी को लेकर है। अब ये जो संत सेवालाल महाराज जी हैं, ये बंजारा कम्युनिटी के स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर माने जाते हैं। और अभी ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इनकी जो 284वीं जयंती है, उसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये डिसाइड किया है कि इनके जयंती को साल भर जो मिनिस्ट्री है वो सेलिब्रेट करेगी इनके बर्थ एनिवर्सरी को, ताकि जो इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी और जो बंजारा कम्युनिटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसको हम अप्रिशिएट कर सकें, उसको हम सेलिब्रेट कर सकें। तो अब प्रेजेंस के पर्सपेक्टिव से ये जानना जरूरी है कि आखिर संत सेवालाल महाराज जी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो कर्नाटका के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये सोशल रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल टीचर माने जाते हैं बंजारा कम्युनिटी के। मतलब ये जगह जगह बंजारा कम्युनिटी के साथ घूमते थे और जिस भी कम्युनिटी के आसपास ही होते थे वहां पर अवेयरनेस फैलाते थे। जो भी काला जादू टाइप की जो चीजें होती थी उनको दूर करने का प्रयास करते थे। और साथ ही साथ ये आयुर्वेदा का भी काफी ज्यादा ज्ञान रखते थे। तो उन कम्युनिटीज में जो भी बीमारी होती थी वो आयुर्वेद के जरिए उनको ट्रीट करने की कोशिश करते थे। ये अपने साथ में लडेनिया ट्रूप को लेकर चलते थे ताकि वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स और नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनको सर्व कर सके, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रख सके, उन्हें उनमें अवेयरनेस फैला सके। उनकी इसी नॉलेज के कारण, स्किल के कारण और स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के कारण उन्हें ट्राइबल कम्युनिटी और बंजारा कम्युनिटी द्वारा ऐसे गॉड देखा जाता था, जो उनकी लाइफ में काफी रिफॉर्म्स लेके आए। और जितने भी सुपरस्टिशन थे, मिथ्स थे उन कम्युनिटी के, वो उन्होंने दूर किए। बंजारा कम्युनिटी के बारे में अगर देखें तो ये एक भारत की नोमैडिक ट्राइब्स थी और ये विलेजेस के लिए एक सप्लाई चेन का काम करती थी। मतलब एक जगह से सामान लेके दूसरे विलेजेस में वो सामान प्रोवाइड करती थी। तो ये विलेजेस के लिए एक सप्लाई चेन की तरह काम करते थे। 1871 में इस कम्युनिटी को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में डाल दिया गया, जिसे फाइनली 1950s में डिनोटिफाई किया गया। हालांकि इनको फिर भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट में बाद में प्लेस कर दिया गया। मतलब इनका इस एक्ट के जरिए होता क्या था कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को टेक देते थे कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। हालांकि जो कि मॉरली काफी गलत है, बट सिक्योरिटी पर्पज से इस एक्ट के जरिए ऐसा प्रोविजन लाया गया था। अगर बंजारा कम्युनिटी के रूट्स को देखें तो ये बेसिकली राजस्थान को बिलोंग करते हैं, बट सेवरल स्टेट्स में ये पाए जाते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में इन्हें लंबाड़ा कहा जाता है या फिर लंबाडी, और जो कर्नाटका है वहां पे इसे लंबानी बोला जाता है, और राजस्थान में इन्हें गवारिया बोला जाता है। और ये दूसरे स्टेट्स में एससी, एसटी, ओबीसी और विमुक्त जाति के रूप में भी नोटिफाइड होते हैं ये। तो चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, जो जयंती है, वो साल भर मनाने का फैसला किया है, इसलिए यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि संत सेवालाल महाराज जी किस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उनके कंट्रीब्यूशन क्या है, उनके सोशल रिफॉर्म्स में उनके क्या क्या इनिशिएटिव हैं। तो ये हम सबको पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को लेकर है, WSDS। अब इसका जो 22nd एडिशन हुआ था ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में इस समिट का इनॉग्रेशन किया था। और इस साल जो समिट हुई थी उसकी थीम क्या थी? टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लेनेट, इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो अब फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है क्या? तो ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है। मतलब ये जो समिट है हर साल होती है। कौन इस समिट को आयोजित कराता है? टेरी। यहाँ टेरी का मतलब है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी। ठीक है। इसे पहले दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भी बोला जाता था, बट बाद में इसका नाम कर दिया गया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है, ताकि विभिन्न देशों के, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या हम और स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं, उसको लेकर चर्चा करना, डिस्कस करना। तो ये उस डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसमें ग्लोबल लीडर, थिंकर्स, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड को बिलोंग करते हैं, एनर्जी सेक्टर, एनवायरमेंट सेक्टर से लोग जो आते हैं, वो इस पर डिस्कशन करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। अब टेरी क्या है? तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी, एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि एनर्जी, एनवायरमेंट और सस्टेनेबल के फील्ड में रिसर्च कंडक्ट करता है। और इसके रिसर्च का फायदा इंडिया के साथ साथ जो ग्लोबल साउथ है, मतलब जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको ये प्रोवाइड करता है। ये 1974 में डेवलप की गई थी। पहले इसका नाम टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, बाद में इसका नाम कर दिया गया द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट 2003 में। तो यहाँ पर टेरी और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बेसिक फैक्ट हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लेकर है। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च कर दिया गया है और इसे लॉन्च किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। और इस बॉन्ड का नाम है निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। अब यह इंडेक्स काम कैसे करेगा?
दरअसल इस इंडेक्स में जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, जो भी उन्होंने बॉन्ड जारी किए हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ये ट्रैक करेगा कि उन्होंने कितने पैसे चुका दिए हैं या फिर कितने पैसे बाकी हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को ये ट्रैक करेगा। और इस इन्वेस्टमेंट को डबल ए कैटेगरी की क्रेडिट रेटिंग दी गई है। और इस इंडेक्स में अभी टोटल 28 म्युनिसिपल बॉन्ड्स को इंक्लूड किया गया है, जो एज पर सेबी इशूड हुए हैं या फिर जिनकी लिस्टिंग है म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2015 के अकॉर्डिंग। तो इस इंडेक्स का जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि ताकि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको और ज्यादा फंड जुटाने में इजी रहे, उनके लिए फंड और आसान हो जाए, और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा एवेन्यू बन सकता है। अगर हम म्युनिसिपल बॉन्ड की बात करें, तो ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी या फिर कोई काउंटी या फिर स्टेट अपने लेवल पे जो बॉन्ड जारी करते हैं, उन्हें म्युनिसिपल बॉन्ड बोला जाता है। अगर उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो वो म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करते हैं। तो इंडिया में जो पुणे है, मुंबई है, ये जितनी भी बीएमसी है, म्युनिसिपैलिटीज हैं, ये काफी बॉन्ड जारी करते हैं। और अगर हम स्टेट की बात करें, तो अमेरिका के जितने स्टेट्स हैं, वो हर स्टेट अपने लेवल पे बॉन्ड जारी करता है। जब भी उन्हें कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, जैसे कि स्कूल, रोड, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो बॉन्ड्स जारी करते हैं ताकि वो उधार में पैसे ले सकें। अगर भारत का म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट देखें, तो उसमें काफी उछाल आया है, मतलब थ्री फोर राइज देखा गया है। और 2022 में इसका मार्केट हो गया 6,000 करोड़ का। भारत में पहला म्युनिसिपल बॉन्ड अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जारी किया था 1998 में। और इंदौर की म्युनिसिपालिटी ने पहली बार ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। तो ये बेसिक फैक्ट हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज क्लीन प्लांट प्रोग्राम को लेकर है। अब जैसे जैसे हमारे देश में जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसके साथ ही साथ जो हमारा जो डाइटरी पैटर्न है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो अब जो हमारी जो फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट है वो डाइवर्सिफाई होती जा रही है। तो अब हमें जो एप्पल्स है, एवोकाडोस हैं, ब्लूबेरीज हैं, इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। बट इनके लिए जो प्लांट चाहिए, वो दरअसल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बट ये जो पूरा प्रोसेस है वो काफी कम्बरसम है। तो इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि हम इन फ्रूट क्रॉप्स के जो प्लांट है, प्लांटिंग मटेरियल्स है, उन्हें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकें। तो इस प्रोग्राम में होगा क्या कि सिलेक्टेड फ्रूट क्रॉप के लिए आपको डिजीज फ्री, आपको प्लांट मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके आगे डायग्नोस्टिक प्रोवाइड की जाएगी, थेराप्यूटिक्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब इस क्लीन प्लांट प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल भारत में हॉर्टिकल्चर के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी फ्रूट क्रॉप्स हैं, उनके लिए प्लांटिंग मटेरियल्स को एक्सेस करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जनरली जो प्लांटिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें डिजीज देखा जाता है, तो उन्हें एक डिजीज फ्री प्लांट चाहिए और जेन्युइन प्लांटिंग मटेरियल चाहिए जो अच्छा, जिनकी प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी हो, जिनमें फ्रूट्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हो। और जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसको 2 साल तक तो पहले क्वारंटाइन करना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी चीज उठा के लिए आए बाहर से प्लांट जो इन्वेसिव स्पीसीज की तरह काम करे, मतलब जो हमारी जो लोकल इकोसिस्टम है उसको इम्पेक्ट करे, जो हमारे लोकल ट्रीज है उनकी ग्रोथ को ये हिंडर करे। तो क्लीन प्लांट सेंटर बनने के बाद में ये जो 2 साल का पीरियड है, अब ये मात्र 6 महीने में आपको प्लांटिंग मटेरियल्स मिल सकते हैं। तो इससे हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो अब इस क्लीन प्लांट प्रोग्राम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया है, मतलब ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इम्प्लीमेंट करेगा। और ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ही काम करती है। ये एक टाइप की सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, मतलब इसकी जो भी फंडिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 100% की फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। अब ये जो पूरा प्लान है, ये आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत आता है, जो कि बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया था। क्योंकि हम बाहर से जितने भी प्लांटिंग मटेरियल लेके आएंगे, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हम हमारे देश में ही उन प्लांट्स को ग्रो करें, ताकि हमारी जो हॉर्टिकल्चर नीड है उसको हम फुलफिल कर सकें, और साथ साथ हम एक्सपोर्ट अपना बढ़ा सकें हॉर्टिकल्चर में। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का आफ्टर चाइना। तो हमें हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है, साथ ही साथ हमें एक्सपोर्ट भी करना है। तो इस वजह से क्लीन प्लांट प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2017 के प्रीलिम्स से पूछा था। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इट रिटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ट्रिप्स एग्रीमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब इंडिया ने 2017 में ये पॉलिसी लाई थी, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, तो वो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लाई गई थी। और साथ ही साथ जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा 1995 में अडॉप्ट की गई थी। तो बेसिकली दोहा डेवलपमेंट एजेंडा और ट्रिप्स का जो मेजर
ऑब्जेक्टिव था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो वही सेम प्रोटेक्शन जो नेशनल लेवल पर हमने इस पॉलिसी के जरिए प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, ताकि हमारे देश में ऐसा इकोसिस्टम बन सके कि हम और ज्यादा जो इनोवेशन है उसको सपोर्ट कर सके, साथ ही साथ जो नए इनोवेशन है उनके प्रोटेक्शन का भी हम ध्यान रख सकें। इसलिए 2017 में पॉलिसी लाई गई थी, जिसमें दोहा डेवलपमेंट एजेंडा और ट्रिप्स एग्रीमेंट के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी। इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, इसे नोडल एजेंसी बनाया गया था, ताकि हम हमारे देश में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको इफेक्टिवली हम इंप्लीमेंट कर सकें और बूस्ट कर सके हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, ताकि और ज्यादा जो इनोवेशन हो रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, इंकरेज किया जा सके। तो आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 एंड 2। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।